मैं घर के कामों से फारिग होकर सोने की सोच ही रही थी कि फोन की घंटी घनघना उठी। मैंने बड़े बेमन से रिसीवर उठाया। वह थके स्वर से कहा, हेलो। उधर से अपनी सहेली अंजू की आवाज़ सुनकर मेरी खुशी की सीमा न रही। ये हेलो हेलो क्या कर रही है? अंजू बोली। मैंने तो तुझे एक खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया है। तेरे भैया शैलेंद्र की 24 जून की शादी पक्की हो गई है। कल ही शैलेंद्र भैया कार्ड देकर गए हैं। मुझे भी शादी में आना है। तू आएगी ना? ये सुनकर मैं हड़बड़ा गई और झूठ ही कह दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊंगी, मैं ज़रूर आऊंगी। भाई की शादी में बहन नहीं आएगी तो कौन आएगा? मैं तेरे जीजा जी के साथ ज़रूर आऊंगी। अंजू बोली, ठीक है, तू ज़रूर आना, मैं तेरा इंतज़ार करूंगी। ये कहकर अंजू ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद मैं सोच में पड़ गई कि क्या मैं वाकई शादी में जा पाऊंगी? शायद नहीं। अगर मैं जाना भी चाहूँ तो अखिल मुझे जाने नहीं देंगे। हमारी शादी के बाद अखिल ने जो कुछ झेला है वो उसे कैसे भूल सकते हैं। मैंने व अखिल ने 2 साल पहले घर वालों की इच्छा के खिलाफ कोर्ट में प्रेम विवाह किया था। मेरे घर वाले मेरे प्रेम विवाह करने पर काफी नाराज थे। उन्होंने मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता ही तोड़ दिया था। वे अखिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हम विवाह के बाद घर वालों का आशीर्वाद लेने गए थे, पर हमें वहां से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। तब से लेकर आज तक मैंने व अखिल ने उस घर की दहलीज पर पैर नहीं रखा है। मैं धीरे धीरे अपने इस संसार में रमती गई और अखिल के प्यार में पुरानी कड़वी यादें भूलती गई। पर आज अंजू के फोन ने मुझे फिर उन्हीं यादों के भंवर में लाकर खड़ा कर दिया, जहां से मैं हमेशा दूर भागना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे घर वाले मुझसे इतने खफा है कि उन्होंने मुझे शैलेंद्र भैया की शादी की सूचना तक नहीं दी। क्या मैंने अखिल से प्रेम विवाह करके इतनी भारी भूल की है कि मेरा उस घर से रिश्ता ही तोड़ दिया? जिस घर में मैं पली और बड़ी हुई, उस भाई से नाता ही टूट गया जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती थी, जिससे मैं लड़कर हक से जीत छीन लिया करती थी। क्या क्या सपने संजोए थे मैंने शैलेंद्र भैया की शादी के कि ये करूंगी वो करूंगी, पर सारे सपने धराशायी हो गए। मैं भैया की शादी में जाना तो दूर, जाने की सोच भी नहीं सकती। मैं दिन भर इसी ऊहापोह में रही कि इस बारे में अखिल को कहूँ या नहीं। शाम को अखिल के आने के बाद मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर उनसे शैलेंद्र भैया की शादी के बारे में कहा तो अखिल ने आराम से मेरी बातें सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह, मेरे साले की शादी है, अब तो हमें जरूर चलना चाहिए। मैंने कहा, अखिल कोई कार्ड या कोई संदेश नहीं आया है, ये तो मुझे अंजू ने फोन पर बताया है। ये सुनकर अखिल कुछ सोचकर बोले, तब तो हमारा ना जाना ही ठीक है। मैं अखिल के मुंह से ये सुनकर उदास हो गई और पूरी रात गुमसुम सी रही। अखिल कुछ कहते तो मैं सिर्फ हूँ हाँ में जवाब दे देती। अगले दिन अखिल के ऑफिस जाने के बाद मेरा किसी काम में मन नहीं लगा और मैं घुट घुट कर रोए जा रही थी। बाहर से घंटी की आवाज़ सुनकर मैं दौड़ती हुई फाटक तक जाती कि शायद पोस्टमैन आया हो और शैलेंद्र भैया की शादी का कार्ड आया हो। फोन की घंटी बजने पर मैं सोचती शायद ताऊ जी या पापा का हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं 3 से 4 दिन तक ऐसे ही रही थी। अखिल मेरा ये हाल रोज देखते और शायद परेशान होते। एक रात अखिल मेरी उदासी से परेशान होकर बोले, बीना, क्या तुम शैलेंद्र भैया की शादी में शरीक होना चाहती हो? मैं तो जैसे ये सुनने को तरस रही थी बोली, हाँ अखिल, मैं अपने शैलेंद्र भैया को दूल्हा बने देखना चाहती हूँ। मेरी ये दिली इच्छा थी कि मैं अपने भाई की शादी में खूब मौज मस्ती करूँ। प्लीज अखिल, शादी में चलो ना, मैं एक बार भैया को दूल्हे के रूप में देखना चाहती हूँ। ठीक है, फिर हम तुम्हारे शैलेंद्र भैया की शादी में जरूर शरीक होंगे। अखिल बोले, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूँगा।
लेकिन बीना, मेरी एक शर्त है। शैलेंद्र भैया की शादी में जाने के लिए मुझे हर शर्त मंजूर है। मैं खुशी से पागल होते हुए बोली, बीना, हम तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि वहाँ किसी होटल में रुकेंगे। मैंने कहा ठीक है। 24 जून को मैं व अखिल जयपुर के लिए रवाना हो गए। मैं पूरे रास्ते सपने संजोती रही कि मैं वहाँ ये करूँगी वो करूँगी, हमें देख सब खुश होंगे। खुशी के मारे मुझे पता ही नहीं चला कि रास्ता कैसे कटा। जयपुर पहुँचते ही होटल के कमरे में सामान रखने के बाद मैं फटाफट तैयार होने लगी। अखिल मुझे यूं उतावले होकर तैयार होते पहली बार देख रहे थे। उनकी आंखों में उस दिन पहली बार मैंने दर्द देखा था। मैं इतनी जल्दी तैयार हो गई तो अखिल बोले, हमेशा 1.5 घंटे में तैयार होने वाली तुम आज पहली बार 10 मिनट में तैयार हुई हो। वाकई घर वालों से मिलने के लिए कितनी बेकरार हो। मैंने कहा, अब ज्यादा बातें मत करो प्लीज, जल्दी टैक्सी ले आओ। अखिल टैक्सी ले आए। मैं पूरे रास्ते घबराती रही कि पता नहीं वहाँ क्या होगा। मेरा दिल आने वाले हर पल के लिए घबरा रहा था। हम घर पहुँचे तो हमें आया देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। शायद किसी को हमारे आने का गुमान नहीं था। सब हमें किसी अजनबी की तरह देख रहे थे। मैं 2 साल बाद अपने घर आई थी, पर वहाँ मुझे कुछ भी बदलाव नजर नहीं आया। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गई थी। बस बदले नजर आ रहे थे तो अपने लोग जो मुझे एक अजनबी की तरह देख रहे थे। हाँ, मेरे छोटे भाई बहन मुझे व अखिल को घेर कर खड़े थे। कोई कह रहा था, दीदी आप कहाँ चली गई थी? आप व जीजा जी अब कहीं मत जाना। मैं बच्चों से बातें करने में व्यस्त हो गई। अखिल मेरी तरफ देख चुपचाप एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मैंने देखा वो डबडबाई आंखों से मुझे देखे जा रहे थे। मैंने बुआ जी के लड़के राकेश को चुपचाप शैलेंद्र भैया को बुलाने भेजा। शैलेंद्र भैया 15 से 20 मिनट तक नहीं आए तो मैंने सोचा शायद वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। मैं अपने को कोस रही थी कि क्यों मैंने यहाँ आने की जिद की। मैं फालतू ही यहाँ अपनी व अखिल की बेइज्जती कराने आ गई। मैं तो कितना चाव लेकर यहाँ आई थी, पर इन लोगों को हमारे आने की जरा भी खुशी नहीं है। मैं समझ गई कि यहाँ कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। मैंने वहाँ से वापस जाने की सोची। मैं हारी हुई लुटे पिटे कदमों से अखिल के पास जा रही थी कि पीछे से आवाज आई, बीनू। मैंने पलटकर देखा तो राकेश के साथ शैलेंद्र भैया खड़े थे। मैं भैया के पांव छूने झुकी तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं रोने लगी, भैया भी रोने लगे और बोले, कैसी है रे तू? मुझे अभी अभी पता चला कि तू आ चुकी है। मैं सबकी नजर बचाकर दौड़ा दौड़ा तेरे पास चला आया। अच्छा हुआ अंजू ने तुझे सही समय पर सूचित कर दिया, नहीं तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं अंजू तुझे कहेगी भी या नहीं। मैं बोली, तो क्या आपने अंजू को कहा था मुझे कहने के लिए? भैया बोले, हाँ। तू क्या सोचती है तेरा भाई इतना निष्ठुर है कि अपनी प्यारी बहन को भूल जाए और अकेला जाकर शादी कर आए? अंजू को मैंने ही कहा था कि वो तुझे जरूर किसी भी हालत में आने को कहे। मैं बोली, पर मुझे अंजू ने ये तो नहीं कहा था कि उसे आपने बोला है मुझे आने के लिए। भैया बोले, उसे मैंने ही मना किया था कि मेरा नाम नहीं ले, क्योंकि मैं तुझे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तेरे आने से मुझे तसल्ली है। तू मुझसे एक वादा कर, अब तुझे कोई कुछ भी कहे तू अपने भाई को छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने कहा, ठीक है भैया, अब तो आपकी खातिर सब सह लूंगी। भैया बोले, अखिल कहाँ है? मुझे उनसे मिला तो सही। भैया को मैंने अखिल से मिलवाया तो भैया हाथ जोड़कर अखिल से बोले, अखिल आपने अच्छा किया जो मेरी बहन को आज के दिन ले आए। मैं आपका आभारी हूँ। आपको शायद मैं अच्छी तरह अटेंड न कर पाऊँ, पर प्लीज आप कहीं मत जाना, चाहे परिवार का कोई भी कुछ भी कहे। अखिल बोले, भाई साहब आज तो हम आए ही आपकी खातिर हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे।
भैया बोले, अखिल मैं अभी आता हूँ, आप लोग यहीं रुकें। फिर मैं व अखिल एकांत में कुर्सी पर बैठ गए। मैं अखिल को अपने घर के बारे में, अपनी बचपन में की गई शरारतों के बारे में बताने लगी। हमारे यहाँ रस्म है कि दोपहर में दूल्हे की एक आरती उसकी बड़ी बहन करती है। वो रस्म जब होने जा रही थी तो मैं व अखिल चुपचाप कुर्सी पर बैठे उसे देख रहे थे। मेरे पापा ने उस रस्म के लिए मेरी छोटी बहन शालिनी को आवाज लगाई तो शैलेंद्र भैया बोले, पापा बीना के यहाँ होते शालिनी कैसे आरती करेगी? क्या कभी शादीशुदा बहन के होते छोटी बहन आरती करती है? आरती तो बीना ही करेगी। ऐसा कहकर भैया ने मुझे आवाज दी, बीनू यहाँ आओ, तुम्हें कसम है। मैं डरती हुई भैया के पास आई। भैया ने आरती की थाली मुझे सौंपनी चाही कि ताऊ जी व पापा ने मुझसे वो थाली छीन ली और बोले, ये लड़की इस घर का कोई शुभ काम नहीं करेगी, इससे हमारा कोई नाता नहीं है। हमारे लिए ये मर चुकी है और इसके लिए हम मर चुके हैं। ये सुनकर मेरी एकदम रुलाई फूट गई। मुझे यूं अपमानित होता देख अखिल मेरे पास आए और बोले, चलो बीना हम यहाँ से चले, मैं तुम्हारी और बेइज्जती होता नहीं देख सकता। ये सुनकर पापा बोले, हाँ हाँ चले जाओ यहाँ से, वैसे भी यहाँ तुम्हें बुलाया ही किसने है? अखिल बोले, आपने हमें नहीं बुलाया, लेकिन हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि बीना अपने भाई को दूल्हा बने देखना चाहती थी और मैं यहाँ इसकी वो इच्छा पूरी करने आया था। पर मुझे क्या पता था कि यहाँ इसकी इतनी बेइज्जती होगी। अरे आपको बेइज्जती करनी थी तो मेरी करते, गुस्सा निकालना था तो मुझ पर निकाला होता। दोषी तो मैं हूँ, इस मासूम का इसमें क्या कसूर है? आप लोगों के लिए पराया तो मैं हूँ, ये तो आप लोगों की अपनी है, आपके घर की बेटी है और आपका अपना खून है। क्या खून का रिश्ता इतनी जल्दी मिट जाता है कि अपनी जाई बेटी पराई हो जाती है? मैं इसके लिए पराया होकर भी इसे अपना सकता हूँ और आप लोग इसके अपने होकर भी इसे दुत्कार रहे हैं। मैं पराया होकर भी इसकी खुशी, इसकी इच्छा की खातिर अपनी बेइज्जती कराने यहाँ आ सकता हूँ और आप लोग इसके अपने होकर भी इसकी बेइज्जती कर रहे हैं। इसकी खुशी, इसकी इच्छा की खातिर थोड़ा सा समझौता नहीं कर सकते क्या? ये बेचारी तो कितने सपने संजो कर यहाँ आई है, कितने अरमान होंगे इसके दिल में अपने भाई की शादी को लेकर, पर आप लोगों को इससे क्या? आप लोग तो अपनी झूठी इज्जत, मान मर्यादा के लिए उन सब का गला घोटना चाहते हैं। मैं पराया होकर भी इसे 2 साल में इतना प्यार दे सकता हूँ और आप जिन्होंने इसे बचपन से अपने पास रखा उसे जरा सा प्यार नहीं दे सकते। इसका गुनाह क्या है? यही ना कि इसने आप लोगों की इच्छा से आपकी जाति के लड़के से शादी न कर मुझ जैसी दूसरी जाति के लड़के से शादी की। इसका ये गुनाह इतना बड़ा तो नहीं है कि इसे हर पल हर घड़ी बेइज्जत किया जाए। इसने जो कुछ अपनी खुशी, अपनी जिंदगी के लिए किया वो इतना बुरा तो नहीं है कि जिसके लिए बेइज्जत किया जाए और रिश्ता तोड़ दिया जाए। मैं आज अखिल को ऐसे बेबाक बोलते पहली बार देख रही थी। मैं अखिल को अपलक देखे जा रही थी। अखिल फिर बोले, आप शायद नहीं जानते कि ये आप लोगों को कितना प्यार करती है। आप लोग सोचते हैं कि इसने आपकी इच्छा के खिलाफ शादी की है तो ये आप लोगों की भूल है। ये आप लोगों को उतना नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा प्यार करती है जितना हमारी शादी से पहले करती थी। ये पिछले 2 साल से मेरे साथ रह रही है। मैं इसे भरपूर प्यार देता हूँ, कभी किसी बात की तकलीफ नहीं होने देता। फिर भी कभी कभी ये आप लोगों की याद में इतनी बेचैन हो जाती है कि रोने लग जाती है और खाना पीना छोड़कर खुद अपने को आपका गुनहगार मानती है। कहने को ये आप लोगों से दूर है पर इसका दिल, इसका मन तो आप लोगों के पास ही है।
मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि गुस्से व भावना में आकर मैं आप लोगों को ना जाने क्या क्या कह गया, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर था। मैं बीना की बेइज्जती होते नहीं देख सकता, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ इसे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम चलते हैं। बिन बुलाए आए और आपकी खुशियों में खलल डाला, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अखिल बोले और मेरी ओर देखकर कहा, चलो बीना। हम दोनों चलने के लिए मुड़े ही थे कि शैलेंद्र भैया, जो इतनी देर से चुपचाप अखिल को बोलते देखे जा रहे थे, बोले, ठहरो। फिर घर वालों की ओर मुखातिब होकर बोले, पापा, ताऊ जी, मैं जानता हूँ कि ये बीना का दोष है कि इसने हमारी इच्छा के खिलाफ जाकर हमारी जाति से अलग जाति के लड़के से शादी की है, पर इसका दोष इतना बड़ा तो नहीं कि हम इसे मरा समझ लें। आखिर इसने जो भी किया अपनी खुशी, अपनी जिंदगी के लिए किया। इसने अपने लिए जो लड़का पसंद किया है, वैसा तो शायद आप हम भी नहीं ढूंढ सकते थे। ये अपने घर वालों का, हम लोगों का प्यार पाने के लिए कितना तड़प रही है। ये हमारा प्यार पाने के लिए पति के साथ अपने मान सम्मान की परवाह न करते हुए यहाँ तक आई है, ताकि ये अपने भाई को दूल्हा बना देख सके। ये हमारा प्यार पाने के लिए भटक रही है और हम इसे गले लगाकर प्यार देने के बजाय दुत्कार रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इसे गले लगाकर अपने प्यार के आंचल में भींच लें? जब अखिल पराया होकर इसे प्यार से रख सकता है, तो हम लोग इतने गए गुजरे तो नहीं है कि इसके अपने होकर भी इसे प्यार नहीं दे सकते। पापा, अगर इसने नादानी में कोई भूल की है तो हम तो समझदार हैं, हमें इसे माफ करके गले लगा लेना चाहिए। मैंने तो इसे कभी का माफ कर दिया था। मैं शायद आप लोगों को ये सब कभी नहीं कह पाता, पर आज जब अखिल को बोलते देखा तो मैंने सोचा कि जब ये आदमी अपनी पत्नी, जो मात्र 2 बरस से इसके साथ रह रही है, उसकी बेइज्जती सहन नहीं कर पाया, तो मैं अपनी बहन की बेइज्जती कैसे सहन कर रहा हूँ, जो मेरे साथ 20 साल रही है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बीना को माफ कर दें व इसे गले लगा लें। मैंने देखा कि भैया की आंखें भर आई हैं। फिर मैंने अपनी ताऊ, ताई जी, मम्मी पापा की तरफ देखा। सभी के चेहरे बुझे हुए थे व सभी की आंखों में आंसू थे। शायद उन पर अखिल की बातों का असर हो गया था। ताई जी व मम्मी ताऊ जी व पापा की तरफ याचिका पूरी दृष्टि से देख रही थी। अचानक ताऊ जी मेरे पास आए और हाथ जोड़कर बोले, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में भूल की है। मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सका और अपनी ही शान में ऐठा रहा। पर आज अखिल व शैलेंद्र की बातों ने मेरी आंखें खोल दी है। इनकी बातों ने मेरी झूठी शान की अकड़ को मिटा दिया है। हमारा जीवन तुम्हारा गुनहगार है, हमें माफ कर दो। मैं ताऊ जी को यूं रोते देख हतप्रसी हो गई और मेरे मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। अखिल ताऊ जी और पापा के सामने आए और बोले, ताऊ जी व पापा जी, आप कैसी बातें करते हैं? बड़े क्या कभी बच्चों से माफी मांगते हैं? माफी तो हमें मांगनी चाहिए आप लोगों से कि हमने आपको कष्ट दिया। गलती तो हमसे हुई है कि हमने आप लोगों की इच्छा के विरुद्ध काम किया। आप तो हमसे बड़े हैं, आपका हाथ तो हमें आशीर्वाद देने के लिए है, हमारे सामने हाथ जोड़ने के लिए नहीं। ताऊ जी बोले, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें समझने में बड़ी भूल की। शैलेंद्र ने सही कहा कि बीनू ने तुम्हारे रूप में जो पति पसंद किया है, वैसा तो शायद हम सब मिलकर भी नहीं ढूंढ पाते। तुम हमारी बेटी की खुशी, उसकी ख्वाहिश के लिए अपने मान सम्मान की परवाह किए बगैर यहाँ आ गए और हमने तुम दोनों का आदर सत्कार करने के बजाय बेइज्जत किया। तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा, बल्कि अपनी रौ में बहकर तुम्हें तवज्जो नहीं दी। हमारा परिवार वाकई तुम दोनों का गुनहगार है, हमें माफ कर दो। मैं व हरी दोनों अपने घर वालों की तरफ से तुम दोनों से क्षमा चाहते हैं। तभी पापा बोले, हाँ अखिल बेटे,
मेरी गलती को माफ कर दो और यहीं रुक जाओ। ये हमारे घर परिवार की तरफ से प्रार्थना है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। फिर ताऊजी, पापा, ताई जी व मम्मी सभी मेरे व अखिल के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर क्षमा मांगते हुए हमें रोकने लगे। ये देख अखिल बोले, अरे ये आप सब लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज आप लोग अपने बच्चों के सामने हाथ जोड़कर खड़े ना हो। आप लोग हमारे बुजुर्ग हैं। आप लोगों के हाथ तो आशीर्वाद देने के लिए हैं। मैं और बीना कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि पूरी शादी में खूब मजे करने के लिए यहीं रुकेंगे। ये तो आप लोगों का बड़कपन है कि आप हमसे बिना किसी गलती के माफी मांग रहे हैं। ताऊ जी ये सुनकर मुझसे बोले, बीनू वाकई तूने एक हीरा पसंद किया है। हमने इसे पहचानने में भूल कर दी थी। फिर वह मेरे पास आकर बोले, क्यों बीना, तूने मुझे माफ कर दिया या कोई कसर रह गई है? अगर रह गई है तो बेटी पूरी कर ले, मैं तेरे सामने ही खड़ा हूँ। मैंने हंसकर कहा, क्या ताऊ जी आप भी? फिर मैं खुशी से ताऊ जी के गले लग गई। तभी पापा की आवाज आई, अरे बीना जल्दी इधर आ और शैलेंद्र की आरती कर। देख देर हो रही है, बाकी रस्में भी करनी है। फिर बारात लेकर तेरी भाभी को भी लेने जाना है। मैं पापा की आवाज सुनकर खुशी से कूदती हुई शैलेंद्र भैया की आरती करने गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ग्रहण का हिस्सा जो मेरी जिंदगी पर लग गया। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।